हेडलाइंस विद फहमी दारियाज में खुश आमदीद नाजरीन। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो रोज़मर्रा की ख़बरों में दब जाती हैं या पसे पर्दा चली जाती हैं। ऐसी ही कहानियाँ हम आपको सुनाएंगे जिसमें जुस्तजू, जदोजहद और कुर्बानियाँ शामिल होती हैं। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं दिनशा आवारी, जिनका ताल्लुक़ जो है आवारी टावर के होटल के चेन से है। उनके ख़ानदान की अगर हम बात करें, ना सिर्फ पारसी कम्युनिटी के लिए बल्कि कराची के शहर के लिए भी उनकी खदमात वो सरअंजाम देते रहे हैं। काफ़ी मुश्किलात और कई तकलीफ़ों के बायस भी वो आज जो है कराची शहर में एक पेड़ की मानद की तरह खड़े हुए हैं और उन्होंने जो है पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। और उनका मानना है कि आज वो जो भी कुछ हैं वो पाकिस्तान के बदौलत हैं। आइए दिनशा आवारी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कराची माजी में क्या था और उन्होंने कारोबार किस तरह से जो है उसका स्टार्ट किया और किस तरह से जो है इसको बढ़ाया और लोगों को किस तरह से मदद की। तो उनके साथ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने WTN के लिए वक्त निकाला और हम आपसे ज़ाहिर जानना भी चाहेंगे कराची क्या था, फिर पारसी कम्युनिटी क्या थी, आपकी फैमिली के हवाले से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। जी अच्छा जी, दिनशा आवारी साहब, हम सबसे पहले आपके जो है हम बात करेंगे आपके दादा दिनशा आवारी के बारे में। उनकी जो पैदाइश थी वो मुंबई में हुई और फिर वो जो है एक यतीम खाने में पले बड़े। तो उनकी जो ज़िंदगी है और उनकी जद्दोजहद के बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे। अच्छा, पहले चीज़ है कि मेरे दादा जो थे दिनशा, वो नवसारी में पैदा हुए, विच गुजरात में है। जी जी। बॉम्बे में उन्होंने बाद में आया। तो यतीम खाना में क्या हुआ, 1901 1901 या 1903 पे उनका पैदाइश हुआ था। तकरीबन 1912 में या उसके पहले उनकी वालिदैन की फौत हो गई, तो उनके वालिद ने उनको ये यतीम खाना में डाल दिया। अच्छा, उसका नाम था पेटिट ऑर्फनेज। नवसारी में पेटिट ऑर्फनेज आज भी वो ऑर्फनेज है, आज भी चलती है पारसी ऑर्फन्स के लिए। तो उनके वालिद ने उनको उसमें डाल दिया और उनके साथ उनका भाई था रतन और उनकी एक बहन थी। तो ये तीनों और ये यतीम खाने में थे। उस टाइम पे 1912 में ये स्कूलिंग करते थे। वहाँ तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी उस जगह में तो था नहीं। तो हरिकेन लैंटर्न के साथ उन्होंने पूरा पढ़ाई ऐसे किया। अच्छा। हाँ, वो पुराना हरिकेन लैंटर्न के था। हाँ, वो जो नीचे घासलेट से लालटेन जला के उसके नीचे पढ़ा जाता था। जी बिल्कुल। तो ऐसे उन्होंने पूरा स्कूलिंग कर दिया और फिर स्कूलिंग ख़त्म करके काम पे शुरू हो गया और काम कर रहे थे और फिर कॉलेज कर रहे थे। तो कॉलेज के भी जो वो पहले क्या करते थे, ट्यूशन्स लेते थे, ट्यूशन्स देते थे। अच्छा। छोटे बच्चे लोग को पढ़ाते थे। तो और फिर वो पैसे से वो कॉलेज भी उनका पूरा हो गया था। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उसके बाद उन्होंने सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा में ज्वाइन किया। और उस टाइम पे तो उनको कुछ इंश्योरेंस का कुछ पता नहीं था, ये अपॉर्चुनिटी आ गई थी तो उन्होंने बोला मैं ले लेता हूँ। अभी ये बोलते थे हमको, मेरे भाई को, मेरी बहन को और हम लोग को बोलते थे कि इंश्योरेंस हर टाइम इंश्योरेंस एजेंट तो का बहुत तकलीफ का जॉब है, आप इंश्योरेंस भेजने का। उस टाइम पे भी ऐसे ही था, बिकॉज उस टाइम में प्रॉब्लम था कि किसी को पता नहीं था कि इंश्योरेंस क्या है और क्यों लेना चाहिए। तो वो क्या करते थे कि वो छोटा सा ईरानी होटल होते थे वहाँ बहुत उस टाइम पे, और तो वहाँ शाम को 5-6 बजे काम ख़त्म करके वो 6-8-10 आदमी को वहाँ बुला के उनको चाय और बिस्किट देते थे। और उस टाइम पे वो उनको सिखाते थे, उनको समझाते थे कि इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस लेने का क्या फ़ायदा है, क्या होगा। और ऐसे वो बहुत सक्सेसफुल, बहुत कामयाब उनका हो गया। बिकॉज दूसरे इंश्योरेंस एजेंट्स जाते थे दिन में ऑफिस में, तो ये बोल रहा था कि ऑफिस में तो जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वहाँ सब लोग बिजी है। तो इसे जब ऑफिस से निकलेंगे मैं उनको यहाँ पकड़ूंगा। तो यहाँ होटल में बुलाते थे। तो बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो गए।
फिर क्या हुआ कि उनके बॉस ने, वो भी पारसी बॉस था एक, उन्होंने बोला कि देखें दिनशा जी, आपको 3 जगह है, एक हैदराबाद, उस टाइम पे याद ये इंडिया एक ही था, तो हैदराबाद जाओ, कराची जाओ या एक और जगह, उन्होंने उसको चॉइस दिया कि यहाँ मैं आपको 3 जगह देता हूँ, आप कहाँ भी जाओ, वहाँ से आप मैनेजर बन जाएंगे और आप उस जगह का आप ऑफिस को तैयारी कर दो। हाँ। तो उन्होंने फ़ौरन बोल दिया कराची। हाँ। तो कराची में ये करके उन्होंने, ये तकरीबन 1929 में होगा, 1929 में स्टीमशिप में उन्होंने बॉम्बे से वो कराची आ गए, और फिर उसके बाद वो यहाँ ही रहे। मेरे वालिद, मेरी आंटीज सब पैदा हुए, मेरे भाई और मैं, मेरी बहन, मेरे बच्चे लोग, और क्या आगे जान के होपफुली मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी पैदा होंगे। तो ये हम लोग का तकरीबन 1929 में हम लोग कराची आ गए। फिर कराची में ही हम लोग का बाकी फैमिली वहाँ रहा। वंस वो कराची में सेटल डाउन हो गए, उन्होंने सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांच यहाँ खोल दिया। फिर उन्होंने उनका भाई को बॉम्बे से बुला के उनको यहाँ सेटअप कर दिया था। तो वो इंचार्ज थे टू लुक आफ्टर इनके फैमिली को। भाई को भी तालीम उन्होंने पूरा दे दिया, सेटअप कर दिया, और उसका भाई ने बहुत सक्सेसफुल पेस्टिसाइड्स और केमिकल बिजनेस शुरू कर दिया था फिर बाद में। तो ये है था उनका। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे ब्रिस्टल होटल लिया था, जहाँ पे वो आपकी दादी के साथ इंग्लिश फूड वगैरह खाने भी जाते थे। तो ये होटल का कारोबार कैसे उनको किया उन्होंने, या किस तरह से उनको? देखिए, ये तकरीबन 1944 या 1945 में वो सबको पता लग गया था कि अभी इंडिया पाकिस्तान का कुछ हुलजुल हो रहा है। हाँ। तो जो ये ब्रिस्टल होटल का मालिक था ना, ये एक जूइश आदमी था, और उसकी बीवी मिस्टर एंड मिसेस वाइजमन। तो उनका, बिकॉज ये लोग जाते थे वहाँ लंच पे करने को, उनका दोस्ती बन गए उनके साथ। तो वाइजमन ने मेरे दादा को बोले कि देखे, अच्छा उस टाइम पे क्या हुआ था, एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि महात्मा गांधी ने वो शुरू कर दिया था पीसफुल मूवमेंट, जो लेकिन फॉरेनर्स को इग्नोर करने को, गोरे को निकालने के लिए। तो एक उनका ऐलान था कि हम सब इंश्योरेंस और सब काम, जो भी काम गोरे के साथ है, ब्रिटिश के साथ है, वो आप लोग बंद करें। तो उनका तो नॉन वायलेंट मूवमेंट था। तो ये जब ये हुआ, उनका पूरा बिजनेस फ्लैट हो गया। सब लोग ने स्टॉप कर दिया इंश्योरेंस। तो ये वाइजमन ने उनको बोला कि देखे, मेरा होटल है, मैं जू हूँ, यहूदी हूँ, मैं अभी 1-2 साल में मैं चले जाऊँगा। बिकॉज उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। उनको खाली इतना पता है कि हिंदू का एक देश बनेगा और मुसलमान का एक बनेगा। तो उनको वो कहाँ होंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं निकल जाऊँगा। तो मेरे दादा ने बोले कि बहुत अच्छा। लेकिन उन्होंने, वाइजमन ने बोला कि आप पहले आएंगे होटल में, आप और आपकी बीवी। अच्छा, उस टाइम पे मेरे वालिद आई थिंक 4 साल के होंगे या जो भी है। तो वो और उनकी 2 बहनों सब होटल में 6 महीने के लिए परमानेंटली आ गए, और पूरा होटल का बिजनेस चलाने का वाइजमन से उन्होंने सीखा। तो 6 महीने के बाद वाइजमन ने बोला ठीक है, अभी दिनशा मैं जा रहा हूँ, और उन्होंने खरीद लिया उस टाइम का 1 लाख रुपया। तो उस टाइम का 1 लाख रुपया उन्होंने 50,000 उन्होंने कर्जा लिया दोस्त लोग से, बैंक से, ये वो, और बाकी 50,000 का जेवरात, उनका खुद का पैसे डाल के उसका लोन लेके उन्होंने वाइजमन को दे दिया, और वाइजमन फिर चले गए। अच्छा, मेरे दादा को खौफ था, तो उन्होंने बोला वाइजमन को कि यार ये मैं ये चलाऊंगा तो फिर मुझे ये होटल बंद नहीं कर दे, बिकॉज वो ब्रिटिशर्स तो फिर भी थे। तो वाइजमन ने बोला फिक्र नहीं करो, आप चले मेरे साथ। तो उन्होंने मेरे दादा को प्रोवोस्ट मार्शल या जो भी गवर्नर है उस टाइम पे, कुछ वेरी सीनियर घोड़े के साथ उनको मिला दिया। उन्होंने बोला मिस्टर वारी, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। अच्छा, जो दिन वाइजमन चले गया, उसी दिन सिंध गवर्नमेंट ने होटल को रिक्विजिशन कर दिया, मीनिंग टेक ओवर कर दिया।
तो मेरे दादा उनके पास गए, बोला कि देखो ये क्या हो रहा है, आपने बोला था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे प्रोटेक्शन देंगे। तो उन्होंने जो उनका सर एक वो ब्रिटिश था, सर कुछ था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, उन्होंने बोला सिडनी रिडली या इसी कुछ, उन्होंने बोला मिस्टर अवारी वेट। उन्होंने उसके बॉस को फ़ोन किया, गवर्नर ऑफ सिंधिया, उन्होंने बोला यार ये इंग्लिश में बोलते, वो बोला कि ये ब्लडी इंडियंस हाउ कैन दे रन अ इंग्लिश होटल, बिकॉज वहाँ तो इंग्लिश यू नो। तो उन्होंने बोला कि ये इंडियन कैसे चला सकते हैं हम लोग का ब्रिटिश होटल, घोड़ा के होटल। तो उन्होंने मेरे दादा को बोला कि देखो अवारी यू व्हाट यू डू, आप रूम का रेट आई थिंक कुछ 7 रुपये था, तो उन्होंने बोला कि तुम आप रूम का रेट, गेस्ट रूम का रेट 5 रुपये कर दो, खाने का रेट ये कर दो, ड्रिंक का ये रेट कर दो, विस्की का रेट, उसका जो विस्की सब कुछ था, हाँ, 1 रुपया कर दो। तो मेरा दादा ने फ़ौरन बोला कर दूंगा। तो उन्होंने बोला आर यू श्योर यू विल गो बैंकक्रप्ट? ही सेड नो आई विल बैंकक्रप्ट नाउ ऑल्सो, आप लोग ने ले लिया तो मैं अभी भी बैंकक्रप्ट हूँ। तो उन्हीं तो बोला ठीक है। अच्छा, उसने क्या किया मेरे दादा ने कि उन्होंने विस्की का रेट 1 रुपये डाल दिया फॉर द फॉरेन गेस्ट एंड जो फॉरेन सोल्जर्स आते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है ये रहने दो, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये घोड़े जो आते थे खाली स्टेक खाते थे। हाँ। तो उन्होंने स्टेक का प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन और चिकन का प्राइस कम कर दिया। तो इन लोग चिकन नहीं खाते थे, तो बोला ठीक है तो मैं स्टेक, तो वो स्टेक सब्सिडाइज कर दिया विस्की को ये। अच्छा, फिर उन्होंने वो जो कमरा को सस्ता करना था, तो उसमें इंस्टेड ऑफ 1 पर्सन उन्होंने 6 सोल्जर को डाल दिया। तो ऐसे ये डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स कर करके वो फर्स्ट ईयर में उनका प्रॉफिट हो गया। तो वो 1 लाख रुपया का जो कॉस्ट था वो भी आ गया, उन्होंने वापस कर दिया जिसको देना था। एंड उन्होंने बोला बस ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस में चलाऊंगा। तो ये ब्रिस्टल होटल का स्टोरी। अच्छा दिनशा जी, हमें ये बताइए कि ज़ाहिर है क़याम पाकिस्तान 1948 की बात करें तो उसके बाद ही आपके वालिद की जो है वो पैदाइश हुई थी। तो आपके दादा ने यहाँ पर आबादी की बुनियाद रखी थी, तो लोग उस वक्त जो है उन पे हंसते थे कि आपने ये क्या कर दिया है और आप यहाँ होटल खोल रहे हैं। तो उसको आप हमारे नाजरीन को बताइएगा कि वो क्या था। एक्चुअली वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जो हम लोग तो अभी खुदा की मेहरबानी से मेरे दादा मेरे वालिद के हार्ड वर्क से हम लोग यहाँ कंफर्टेबल लाइफ है, लेकिन हमको बाद में पता लगता है कि ये ज़िंदगी जो हम लोग के पास अभी है कितना डिफ़िकल्टीज से हुए। अभी क्या हुआ कि 47 आ रहा था, पार्टीशन आ रहा था, मेरे दादा ने बोला मैं अभी नया होटल लगाऊंगा। तो उन्होंने ये कहा अभी बीच लग्जरी है, ये गवर्नर के पास गए, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको ये जगह दे देता हूँ और आप होटल बनाएं। तो 1946 में उन्होंने शुरू किया, 1947 में पार्टीशन हुआ एंड मार्च 21 1948 में 6 महीने के बाद हम लोग ने बीच लग्जरी चालू कर दिया। वो भी चालू करने में बहुत तकलीफ हुए, कॉन्ट्रैक्टर चले गए थे पार्टीशन में, हिंदू कॉन्ट्रैक्टर थे, ये वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ हुए, लेकिन उन्होंने वो भी बर्दाश्त करके शुरू कर दिया। अभी जब वो शुरू कर रहे थे वो बाई देन क्या हुआ कि मेरे दादा और दादी वो सोसाइटी में सबको पता, इनका नाम अच्छा हुआ था, वो ब्रिटिश क्लब में जाते थे, ये करते थे वो करते थे। तो वहाँ उन्होंने तो मेरे दादी के साथ बहुत मजाक करते थे, अरे लुक एट योर, इंग्लिश में बोलते हैं लुक एट योर हस्बैंड, इवन द डॉग्स डोंट गो वेयर यू आर पुटिंग अप द होटल। उस टाइम पे तो खाली बोट क्लब, कराची बोट क्लब था और हम लोग थे और कोई नहीं था। फिर मेरी दादी घर आती थी और बोलती थी सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं आपके, बोलते कि कुत्ते भी यहाँ नहीं जाते और आप होटल लगा रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं जानता हूँ कि ये सही जगह है। फिर पार्टीशन के बाद सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट प्रीमियर ऑफ सिंध। तो उन्होंने मेरे दादा और दादी को मिले थे यहाँ बीच लग्जरी के बगीचे में, एंड उन्होंने बोला कि मिसेस अवारी योर, इंग्लिश में बोला था, योर हस्बैंड इज़ अ मैड मैन
ही इज पुट अप अ होटल वेयर इवन द मर्डरर्स एंड डकॉइज डोंट गो। तो वो का वो तो वो बहुत रो रही थी कि देखे सब लोग मजाक हो रहा है, ये प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान ऑफ सिंध भी बोल रहे हैं। तो मेरे दादा ने बोला देखो मैं फुल कॉन्फिडेंस है, ये होटल अच्छा जाएगा, पानी के साथ है, पानी उस ज़मान में साफ़ था बिल्कुल। और खुदा की मेहरबानी से होटल चल गया। ये हम लोग का फर्स्ट इंटरनेशनल स्टार होटल है। यहाँ से ये एज दे से इंग्लिश में दिस इज़ द गूस दैट लेड द गोल्डन एग। तो यहाँ से हमारा ग्रोथ शुरू हुआ। बिल्कुल। अच्छा, हमें जिनशा जी ये बताइएगा कि आप पारसी कम्युनिटी के बारे में हम आपसे जानना भी चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि वो कराची कैसे आए। यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ थोड़ा मैं आपको 8000 साल पीछे ले जाऊंगा। बिल्कुल। ये हम लोग का जो मज़हब है ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन, ये तकरीबन अब पता किस एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन ये तकरीबन 7,500 से 8,500 BC में शुरू हुआ। उस जगह में कहा अभी ईरान, अज़रबैजान, ये एरिया में था। और ईरान उसके बाद थोड़े साल के बाद ईरान भी उनका वो कंट्री शुरू हुआ था और सब कुछ ठीक जा रहा था। हम लोग का ज़ोरास्ट्रियन किंग्स आते थे, साइरस द ग्रेट, ज़र्क्सीज़ द ग्रेट, ये डिफरेंट मुख्तलिफ टाइम पे उनका पावर बनता था। और फिर 6th सेंचुरी में AD फिर वो अरब फोर्सेस आके उनको वहाँ से निकाल दिया, उनका पावर भी चले गया था। फिर वहाँ से उन्होंने बोला ज़ोरास्ट्रियंस को कि देखिए आप मुसलमान बन जाओ या फिर हम लोग आपको यहाँ नहीं रह सकते। तो फिर हम लोग के बहुत बोट लोड्स ऑफ पीपल फिर वहाँ से चले गए और गुजरात पे आए। सो ये तकरीबन वही 7th सेंचुरी 6th सेंचुरी AD में हम लोग गुजरात आए। अच्छा, उसके बाद फिर भी हम लोग के पारसी वहाँ रहे, लेकिन वो सब अंडरग्राउंड गए, माउंटेन्स में चले गए, भाग गए और छुप गए। तो फिर हम लोग इंडिया आ गए, गुजरात में से, और गुजरात से हम लोग बेसिकली गुजरात, सूरत, नवसारी, उडवाड़ा, बस इस इलाके में थे। फिर समटाइम अब हमको एग्जैक्टली स्टोरी फ्रॉम 1200 AD से 1800 तक इतना हम लोग के पास हिस्ट्री नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पारसी वहाँ से बॉम्बे शुरू कर दिया आने को। 1920s में या 1918 में उन्होंने कराची शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे जो आए थे सब वो ट्रेडर्स थे, शिप बिल्डर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, प्रोफेशनल्स थे। तो वो शुरू कर दिया, बिकॉज वो तो एक ही देश था ना, इंडिया ही था, तो वो यहाँ शुरू कर दिया आने में। और अचानक से मेरे दादा भी, मैंने बोला ना 1927, 28, 29 में वो भी 1929 में 1930 में वो भी कराची आ गए। तो आई डोंट नो कि क्यों कराची इतने आए, लेकिन शायद इट वाज अ सी पोर्ट, बंदरगाह था, अपॉर्चुनिटी और होंगे, आदमी लोग कम होंगे, नहीं पता है। लेकिन वहाँ से तकरीबन उस ज़माने में कोई मुझे बोल रहा था कि तकरीबन 20-25 हज़ार पारसी इवेंचुअली 1900s में आए थे। सो ये उनका मूवमेंट हुआ ईरान से इंडिया से जो पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मेरे नॉलेज में जो भी ज़रतुश्ती या पारसी जो पाकिस्तान में 1947 में पाकिस्तान में थे, वापस कभी नहीं गए। अच्छा, यहाँ ही रहा, बिकॉज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का उनको इतना इंस्पिरेशन हुआ, कम एंड स्टे, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस, इतना प्राइड एंड प्राउड, दे वर प्राउड कि हम लोग यहाँ पाकिस्तान में, उन्हें वापस कोई नहीं गए। तो उसके बाद ऑफ कोर्स डिक्लाइन हुआ, लेकिन फिर भी ये हम लोग का पॉपुलेशन ऐसे ही कराची आए।
अच्छा अच्छा, हमें ये बताइएगा कि पारसी कम्युनिटी जो है उन्होंने इस शहर की तरक्की में उनका क्या किरदार रहा है? पारसी कम्युनिटी ने कराची को के लिए बहुत किया है। पारसी ने किया है, गोवन ने किया, हिंदू ने किया है। ठीक है, आपके दो मशहूर स्कूल हैं, BVS बॉयज़ Yes. स्कूल, मामा पारसी मामा गर्ल्स पारसी। स्कूल, ये दो है। मैं इनका भी मैं आपको एक कहानी बताऊंगा क्या हुआ 1947 में। फिर आपका लेडी डफरिन हॉस्पिटल है, नंबर 1 हॉस्पिटल फॉर वुमेन गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑल। स्पेंसर आई हॉस्पिटल था, डॉक्टर अंक्लेसेरिया का आई हॉस्पिटल है। कोठारी परेड है क्लिफ्टन में, यू नो कोठारी फैमिली ने पूरा बना के डोनेट किया। एक चीज़ है मैं आपको बताऊं, उस ज़माने का जो पारसी थे ना, उन्होंने जब उनका वो मर रहे थे, उन्होंने उनका एसेट्स सिटी को दिया, फैमिली को नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने सिटी को दे दिया, शहर को दिया कि ये शहर ने मुझे बनाया है जो मैं हूँ, ये मैं शहर को वापस कर रहा हूँ। यू नो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। इट इज़ कि छोटा चीज़ नहीं है। ऐसे अच्छा, मोस्ट मशहूर इज NED यूनिवर्सिटी, वो भी पारसी दिनशा फैमिली का था, उन्होंने शुरू किया था, नसरवानजी एडली दिनशा। अच्छा, दूसरा मशहूर आदमी था was the first mayor of Karachi was a Parsi। Yes. हाँ, मेहता। Yes. उन्होंने कराची को साफ किया, उन्होंने कराची को। अच्छा, उस टाइम पे मेरे बाद में मेरे दादा मुझे बोलते थे, हम लोग को बताते थे, 4 साढ़े 4 बजे ये नसरवानजी मेहता खुद सुबह सवेरे KMC वाले के साथ जाके पूरे रास्ते को साफ करते थे। तो उस ज़माने में डिफरेंस था। अभी तो हम लोग का 25 मिलियन पीपल है। हाँ। उस टाइम पे तो छोटा था ना सिटी। हाँ। लेकिन वो साफ करते थे। एनिमल हॉस्पिटल शुरू किया, बगीचे शुरू किए। यू नो कराची एट वन टाइम आई वाज टोल्ड कि वाज वन ऑफ द 3 or 4 मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड, यू नो, एंड क्लीनेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। सो ये हम लोग का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे तो और भी बहुत है। एक चीज़ मैं बहुत प्राउड हूँ कि क्या हुआ कि 1947 में कायदे आज़म ने पारसी कम्युनिटी के हेड के पास आए, बोला कि देखें अभी ये माइग्रेशन शुरू होने वाला है, इंडिया से लोग आने वाले हैं, बच्चे लोग हैं, इनको हमको तालीम देना है। आपके 2 स्कूल, अच्छा ये पुराने स्कूल हैं, 200 साल पुराने हैं ये दोनों स्कूल। उन्होंने बोला कि देखिए ये 2 स्कूल आपके हैं। उस टाइम पे खाली पारसी बॉयज़ और पारसी गर्ल्स के लिए था, बस उनके लिए था, और वो रिस्ट्रिक्टेड। तो उन्होंने बोला कि देखिए चंद महीने के लिए, 6-8 महीने के लिए प्लीज़ आप खोल दें, तो जो भी बच्चे लोग वहाँ से फैमिलीज आ रहे हैं, तो वो बच्चे को इम्तिहान इनको एजुकेशन मिलेगा। सो द पारसी कम्युनिटी गॉट टुगेदर। उन्होंने बोला कि हम लोग ये नहीं करेंगे 2-3 महीने के, हम लोग परमानेंटली खोल देंगे। तो उस टाइम से 1948 से उन्होंने स्कूल सब रिलीजन, सब कम्युनिटी, सबके लिए खोल दिया। आज तक मामा स्कूल एंड BVS स्कूल आर पीपल मरते अंदर जाना है उनको, यू नो, दे वांट टू गो इन, एंड वो उन्होंने स्टैंडर्ड भी अच्छा रखा है। और तो ये मुझे बहुत प्राइड होता है हम लोग के पारसी में कि हम लोग ने सिटी के लिए, कंट्री के लिए हम लोग ने स्कूल भी खोल दिया। अच्छा दिनशा जी, हमें ये बताइएगा कि पारसी कम्युनिटी सिर्फ कराची में ही थी, या अगर हम बात करें सिंध के दीगर शहरों में या पाकिस्तान के दूसरे मकामात में भी थी? नहीं, क्या हुआ, कराची तो मेन लैंडिंग पॉइंट कराची थे, लेकिन यहाँ से उन्होंने हैदराबाद गए। हैदराबाद में कम्युनिटी आई थी। सखर गए, सखर में बड़ा कम्युनिटी थी। सखर में अभी भी हम लोग का पुराना, अभी कोई नहीं है सखर में पारसी, लेकिन हम लोग का पुराना दरगाह अभी भी वहाँ है सखर में। हैदराबाद, अच्छा मलीर में, मलीर ये कराची के बाहर ही, वो बहुत पारसी लोग ने फार्म रखे थे वीकेंड पे जाने को। अच्छा, फिर यहाँ से लाहौर में नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड मेन सिटी लाहौर था। उस वहाँ लाहौर में बहुत पारसी हुए थे। और द थर्ड प्लेस वो था पिंडी। तो पिंडी में इतने नहीं थे, लेकिन वहाँ भी था, और क्वेटा में एक था। अच्छा, आज अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हैदराबाद में 0,
सक्खर ज़ीरो, मलीर में तो ऑफ कोर्स कोई नहीं, सब लोग कराची में ही है। पिंडी में खाली एक फैमिली है, भंडारा फैमिली, जो मरी ब्रूरी चलाते हैं, बहुत अच्छे फैमिली है। क्वेटा में खाली 2 औरत रह गए, ओनली 2 और विमेन लेफ्ट। लाहौर में खाली 13 अडल्ट लेफ्ट, 13 आदमी रह गए, वो भी बुढ़े हो गए। बाकी 760 पारसी कराची में हैं। तो ऐसे तो सब जगह गए, लेकिन मेन कराची, मेन पोर्ट, मेन इंडस्ट्रियल हब यहाँ ही उन लोग यहाँ कराची में थे। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि पारसी कम्युनिटी ज़्यादातर किस कारोबार से मुंसलिक होती हैं? वो देखिए, फर्स्ट वो एंटरप्रेन्योर्स थे। ठीक। ये पूरा कराची को डेवलप किया, सब कुछ, एजुकेशन, ये वो, हॉस्पिटल्स। लेकिन फिर क्या हुआ कि स्लोली ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स उन्होंने प्रोफेशनल्स बन गए, लॉयर्स बने, जजेस बने। हम लोग के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी पारसी थे। डॉक्टर्स बने, बहुत मशहूर डॉक्टर्स बने। और फिर ऑफकोर्स बिजनेस में बहुत गए। कावजी फैमिली शिपिंग में गए थे। भंडारा फैमिली वो उसमें ड्रिंक्स में गए थे। हम लोग ये होटल में आए थे। ऐसे तो क्या हुआ कि लेकिन मेजॉरिटी प्रोफेशनल्स बने, और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एंड टीचर्स। तो आर्म फोर्सेस में हम लोग के ओवर द लास्ट 50 ईयर्स आर्म फोर्सेस में भी हम लोग का तकरीबन 60-70 आदमी लोग ने नेवी, आर्मी, एयरफोर्स को भी में भी जगह हासिल की थी। बिल्कुल। तो ये बेसिकली सोली फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस उन लोग प्रोफेशनल्स बन गए। अच्छा, पारसी कम्युनिटी एक ही कंपाउंड में रहना पसंद करती है, उसकी वजह आप क्या समझते हैं? कल्चर है या अदम तहफ़्फ़ुज़ है? नहीं, एक्चुअली बेसिकली कल्चर है। बिकॉज द थिंग इज दैट देखें, हम लोग का मज़हब में मुख्तलिफ चीज़ हम लोग करते, तो वो जब दूसरे भी पारसी ज़रतुश्ती साथ में होते हैं, वो और कंफर्टेबल होते हैं। तो और ऑल्सो सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो है ही है, लेकिन वो और कंफर्टेबल होते हैं कि ठीक है, हम लोग का सब यहाँ पारसी है। हम लोग क्या करते हैं, कोई दफ़ा वो इंडियन मूवी पे भी आप शायद देखेंगे, वो पारसी का बहुत वेरी स्टीरियोटाइप बनाते कि हम लोग का सदरा वेस्ट में होते, शर्ट नहीं और शॉर्ट पैंट्स में, और ये तो एक्चुअली ऐसे ही है। हाँ। तो ये हम लोग कंफर्टेबल होते, दूसरे लोग भी ऐसे ही हैं, तो हम लोग ऐसे ही सो आई थिंक बेसिकली कल्चर एंड जस्ट अ सेंस के हम लोग एक ही है, इसलिए सब साथ में ऐसे कॉलोनीज बन गए, यहाँ मुख्तलिफ कॉलोनीज बन गए। अच्छा, आपके वालिद जो है बहराम जी अवारी, वो कश्ती रानी का भी शौक़ रखते थे, और उन्होंने भारत में एक गोल्ड मेडल भी जीता था, और आपकी जो वालदा भी शायद एक मुकाबले में उनके साथ जो है वो पार्टनर रही थी। तो इस बारे में हमारे नाजरीन ज़ाहिर जानना भी चाहेंगे कि ये क्या सारी थी? ये है कि 1978 में मेरे वालिद बहराम जी अवारी मरूम है, और उनके साथ एक नेवी कमांडर था मुनीर सादिक। उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग थाईलैंड के एशियन गेम्स में हम लोग हासिल लेंगे, और उन्होंने ये हम लोग का एक सेलिंग किश्ती रानी है, एक छोटी बोट है 13 फुट का 12 फुट का, कॉल्ड एंटरप्राइज क्लास। तो उस ज़माने में किसी ने नहीं, और मैं खुली बोलता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ मदद नहीं किया, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने कुछ मदद नहीं किया। उन्होंने बोला कि आपको जाना है तुम जाओ, हम लोग किसी को तो पता भी नहीं था सेलिंग क्या है। तो खुद के खर्चे पे बोट यहाँ से ले गए, और एशियन गेम्स थाईलैंड में पाकिस्तान के लिए वो जीते। तो वो दिन जब मेडल देने वाले थे, उनके पास ग्रीन ट्रैक सूट भी नहीं था। उनको थाईलैंड के बाजार में खुद गए, ट्रैक सूट भी उन्होंने खरीदा। इतना तक सपोर्ट नहीं मिला उनको, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का फर्स्ट गोल्ड मेडल किश्ती रानी में जीता। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट एशियन गेम्स आई थी 1982 में इंडिया में, बॉम्बे में, एंड उस टाइम तक मेरी वालदा गोश्पी अवारी मेरे वालिद के साथ सेलिंग करती थी। तो उन्होंने शामिल लिया उस एशियन गेम में, और उन्होंने वो भी जीता। एंड माय मदर, मेरी वालिदैन
पहली वो औरत है गोल्ड मेडल हासिल करने, कोई भी स्पोर्ट में गोल्ड मेडल हासिल करने को पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद हॉकी की टीम आई थी, क्रिकेट का जो भी है वो सब आए थे। तो ये उन्होंने, और फिर हम लोग के खून में किश्ती रानी है। मैं भी करता हूँ, मेरा भाई करता है, मेरे सब बच्चे लोग करते हैं ये। मैं और मेरा भाई ने जर्सीज 3 एशियन गेम्स में हासिल लिया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। अब तो वो इंटरनेशनल सेलिंग से रिटायर कर दिया, लेकिन क्लब रेसिंग में अभी भी जीतते रहते हैं। और अभी क्या हुआ है कि लास्ट 2 साल से उनकी 26 साल की बेटी इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है इन द लास्ट एशियन गेम्स। और अभी वो उसका पूरा ट्रेनिंग चल रहा है फॉर द नेक्स्ट एशियन गेम्स। तो उनको भी बहुत शौक है, और वो भी 26 साल की उम्र है। अच्छा, सुना है कि पार्टीशन के बाद जो रियाज क्लब थे वो गैर आबाद हो गए थे, तो आपके वालिद ने उसको कैसे बचाया? नहीं, अच्छा, ये गैर आबाद का मुझे इल्म नहीं है, पर क्या हुआ था कि देखिए, आप बेसिकली ब्रिटिश क्लब था, बिल्कुल 1800s का कुछ बना हुआ। पार्टीशन हुआ तो बहुत उस टाइम पे तो ब्रिटिशर थे, लेकिन तकरीबन 1970s से डिक्लाइन शुरू हो गया। अच्छा। और ये 10 साल 12 साल उस टाइम तक वो और क्या है कि किसी को पता भी नहीं था कि किश्ती रानी क्या है। हाँ। तो चंद आदमी लेते, मेरे वालिद थे, दूसरे 2-3 पारसी थे, 1-2 ऐसे। तो जब किश्ती रानी ये एशियन गेम्स जीता ने, वो उसको वापस सेलिंग को वापस रिकग्नाइज कर दिया कि ये कुछ है। हाँ। इसमें कुछ है, किश्ती रानी क्या है, और ऐसे। तो बेसिकली दरमियान 1947 के बाद एक बड़ा गैप है जो हमको एग्जैक्टली रिटन हिस्ट्री नहीं है, लेकिन बेसिकली ये एशियन गेम्स जीतने में फिर किश्ती रानी और ये क्लब वापस बढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल। अच्छा, आपको भी स्पोर्ट्स से लगाव रहा है? बेसिकली सेलिंग। हाँ। वही किश्ती रानी से। अच्छा। लेकिन मैं इतना कम्पिटिटिव नहीं करता हूँ। मुझे तो कोई दफ़ा मैं याट क्लब जाता हूँ, कराची याट क्लब जाता हूँ, वहाँ बंदरगाह में है। हाँ। कोई दफ़ा मैं बोलता हूँ कहीं यार बहुत गर्मी है, या मुझे लेटना है, मुझे आराम करना है, मूवी देखूँगा, बीवी के साथ डॉल्मेन चले जाऊँगा। तो मुझे इतना कम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है। लेकिन मेरा भाई, मेरी ये नीस नदीन, अच्छा, एक ज़माने में मेरा भाई की मेरी भाभी वो करती थी रेगुलरली ऑल्सो। और लेकिन मेरा शौक सेलिंग है, और कुछ इतना शौक नहीं है स्पोर्ट्स में।